गुड मॉर्निंग गर्ल्स। 10वीं क्लास में फिर एक बार आप सभी का स्वागत। विषय हिंदी, पार्ट 3, वाह रे हमदर्द। इस पार्ट को हमने पढ़ना शुरू किया था। घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है ये, और इसमें लेखक ने बड़े रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है। तो आगे का पाठ हम शुरू करते हैं। पेज 11। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता का अर्थ है दिखावा करना या फॉर्मेलिटी। कुछ हमदर्द तो ऐसे होते हैं उनको मरीज के दर्द से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। सच बात है, मरीज तो अपने दर्द में ही पड़ा रहता, उसे नींद नहीं आती। दवा के कारण यदि आती भी है तो ऐसे लोग जो आ जाते हैं मिलने के लिए, जिनके कारण उन्हें और तकलीफ होने लगती है। अब आगे देखो। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। ये भी सच है, मरीज के पास यदि हम मिलने जाते हैं और उन्होंने हमें देखा नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम आए थे उससे मिलने और हमको उसकी फिक्र है। और ऐसा ही जो ऑफिस के बड़े बाबू थे उन्होंने भी यही सोचा कि अगर इन्होंने आँखें नहीं खोले और मुझे नहीं देखा तो इनको कैसे पता चलेगा कि मैं इनसे मिलने आया था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। ऐसे हमदर्द से तो ईश्वर ही बचाए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यहाँ लेखक को लगता है अच्छा तो नहीं होगा पर बुरा जरूर हो जाएगा, ये सोच रहे लेखक। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। पहली बात तो अस्पताल में बच्चों को ले जाना ही नहीं चाहिए, और फिर ऊपर से ऐसे बच्चे। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। एक तो लेखक की टांग टूटी, फ्रैक्चर है, और उसमें वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। लेखक के लिए अपने पैरों से दर्द से बड़ा दर्द ये उन्हें लग रहा था कि ये 4 बच्चे इस जगह पर आकर इस तरह मस्ती और धूम कर रहे हैं कि कोई डांस कर रहा, कोई मेज़ पर चढ़ा, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, और उस पर दवा का खर्चा और दवा की बोतल फोड़ दी गई। दवा भी गई, पैसे भी गई, और उस पर बोल रहे हैं कि ये शुभ होता है। बच्चों, ये शुभ अशुभ लोगों की बनाई हुई धारणा होती है। ये एक प्रकार का अंधविश्वास ही है जो मनुष्य की धारणा को कमज़ोर बना देते हैं। इसलिए हमें इन बातों से सावधान रहना चाहिए। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। लेखक ने यहाँ सोचा कि ऐसे हमदर्द यदि देखने ना ही आए तो मेरे लिए अच्छा है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष करके वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। सच बात है, जो दूसरे गांव से आते हैं उनकी सेवा टहल भी करनी पड़ती है, और एक अस्पताल के मरीज का टेंशन भी हमें सताता है। ऐसे में एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, औंधा मतलब उल्टा होकर रोने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ।
वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। ये भी अजीब बात, किस रिश्तेदार से मिलने आए और किस कमरे में चले गए। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार का रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। यहाँ अस्पताल के खर्चे के अलावा एक और खर्च सर पर बैठ गया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी अर्थात जिसकी कोई तुक ना हो या जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। सच बात है, सभी कविता प्रेमी नहीं होते, और कवि भी कैसे होते हैं। कोई कोई तो सचमुच के कवि होते हैं, जैसे सुंदर शब्दों को और अर्थपूर्ण शब्दों को मिलाकर सुंदर कविता तैयार करते। लेकिन कुछ ऐसे कवि होते हैं जिनको कविता लिखना ही नहीं आता, सिर्फ जोड़ तोड़ कर कविता तैयार करते हैं और देखते रहते हैं कि कोई तो हमारी कविता सुन ले। ऐसे ही यहाँ लपकानंद कवि हैं जिन्हें कविता लिखनी तो नहीं आती, लेकिन चाहते हैं कि उनकी कविता सब सुने। जानता हूँ, जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे अर्थात कविता सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। झोला जिसका अर्थ होता थैला। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। अच्छा बताओ तो, ये जो हमदर्द है, इसे लेखक से हमदर्दी थी, सहानुभूति थी, या फिर सिर्फ उन्हें एक अपनी नई कविता बनाकर उन्हें सुनाना था। ऐसे भी एक प्रकार के हमदर्द होते हैं। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। बड़ी मुश्किल से क्यों विदा किया यहाँ पर, क्योंकि कवि जो लपकानंद थे, जब कविता सुनाना शुरू करते थे तो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे, और ऊपर से उनकी बेतुकी कविताएं कौन सुनेगा। इसलिए झूठा मूठा वादा करके लेखक ने उनसे पीछा छुड़ाया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द का अर्थ होता है जिनको कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं, उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। लेखक यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि ईश्वर मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना है तो तू तोड़, लेकिन ऐसे झूठा हमदर्द जताने वाले लोगों से मुझे बचाए रख। तो ये था पाठ वाह रे हमदर्द। तो बच्चों, इस हास्य व्यंग्य निबंध में हमने देखा कि जिस प्रकार से एक मरीज़ अस्पताल में यदि बीमार होता है, अगर उनसे मिलने जाते तो उनको खुशी तो होती है और थोड़ी देर के लिए वो अपने दुख को, तकलीफ़ को, दर्द को भूल भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो मरीज़ की परेशानी को बढ़ा देते हैं। इस निबंध में एक और समाज में जो भलाई की भावना है या परोपकार की भावना है, उस बातों को भी यहाँ प्रदर्शित किया है, और वहीं दूसरी ओर हम बड़े देखते हैं कि सुंदर तरीके से हमदर्द लोगों की जो मानसिकता कैसी होती है, अलग अलग प्रकार की मानसिकता को यहाँ पे दर्शाया गया है। और कभी कभी ये दर्द भरी हमदर्दी बड़ी पीड़ादायक बन जाती है। तो बच्चों, जब कभी आप अस्पताल में किसी मरीज़ से मिलने जाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि समय से जाएं,
हमारी वजह से उन्हें कष्ट ना पहुँचे। चुलबुले बच्चों को ना ले जाए, वैसे तो बच्चों को ले जाना ही नहीं चाहिए। देर तक मरीज़ के पास ना बैठें, ज़ोर ज़ोर से ना बोलें, और नेगेटिव बातें या नकारात्मक बातें तो उनके सामने करना ही नहीं चाहिए, बल्कि मरीज़ का उत्साह बढ़ाना चाहिए कि वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपने अच्छी तरह पाठ समझ लिया होगा। बच्चों, परिच्छेद में आए हर एक कठिन शब्द को आप लिखिए, समानार्थी शब्द ढूंढिए, शब्द युग में है, उपसर्ग युक्त शब्द को ढूंढ कर लिखिए और वर्कबुक अपनी कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।